की तक्षण नशर हुआ है। नहीं, वो कह रहे, सही कह रहे हैं, करा इस्लामाबाद भी, मैंने फराज आपसे कहा था 3 वीक पहले कि कराची में सिर्फ टेस्टिंग पॉड है और फिर आखिर में ओके, पूरे पाकिस्तान चलिए पे जी हम चलाया जाता है। लाइव लाइव हो गए। ख़वातीन हज़रात, फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है नया दौर प्लेटफॉर्म से। और आज हम हस्बे आदत कराची के हवाले से बात करेंगे, कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं शारिक महमूद साहब, जिनको आप सबके जाने माने, और आप सबके जाने माने अमीर अब्बास साहब, मारूफ एंकर हैं, तर्ज निगार हैं। और समय पहले सबको सबको तमाम इंसानियत को ईद मिलादुन नबी हुजूर की आमद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और अक्सर खैर मुबारक। जब मैं मुसलमानों का जायजा लेता हूँ, हमारी जो जो आजकल की जो डायनामिक्स, पिछले जब से मैं बड़ा बड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ, तो इफ्तिखार आरिफ का ये शेर जो है मेरे बड़े करीब है। और मैं हमेशा इसको देख के कहता हूँ कि शायद यही हालत है कि बड़ा क्या खूब शेर कहा है इफ्तिखार आरिफ ने कि रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। वाह तो वाह। शेर थोड़ा भारी है उम्मत के हवाले से, लेकिन हम आ जाते हैं फौरी तौर पे जो है अपने कराची की जो हालत चल रही है उसके हवाले से। और कराची के पे बात करना जरूरी भी है, पाकिस्तान का बड़ा शहर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिस्कस करना जरूरी ये है कि जी इमरान खान साहब की मदीने की रियासत है, उसमें कराची कहाँ फिट होता है, या फिट भी होता है कि नहीं होता। क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे अब तक पूरे होते तो कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। और कराची की जो पूरी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी की पूरी फ्रैक्चर्ड है। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। अमीर अब्बास साहब का ताल्लुक इस्लामाबाद में रहते हैं, और पंजाब में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, लेकिन लेकिन कराची को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और जब भी ये कराची पहुंचते हैं तो ये कम से कम मुझे कॉल करके, जब ये कराची की टूटी हुई सड़कें हैं और वहाँ की जो कचरे के जो पहाड़ हैं उस पे से ये गुजरते हैं, तो कम से कम अमेरिका में मुझे जरूर कॉल करते हैं। और ये शायद अपना दर्द दिल सुनाने के लिए कॉल करते हैं, या मुझे जलाने के लिए कॉल कॉल करते हैं, ये एक सिलसिला है। तो अमीर आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आपको आवाज आ रही समय पहले तो। अमीर आपको आवाज आ जी रही जी, है? आ रही है। अच्छा सर, तो कराची जब आप आते हैं तो सर क्या क्या देखते हैं आप, यानी कि जी हर बिल्कुल दफा आ जब रही है। कराची आते हैं तो कुछ बेहतर देखते हैं कि मजीद उसको जवाल पजीर देखते हैं? ये तो, ये आपने क्या मंसूबा क्या बनाया कि अब आधी रात है वो मुझसे आप चुगलखोरी करवाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी की, आप गीबत करवाना चाहते हैं मुझसे, क्या करवाना चाहते हैं आप? भुट्टो सर हम जिंदाबाद, आपसे ये क्या करवाना चाहते चाहते हैं हैं कि आप आधी रात? आप देखें देखें दो दो तीन चीजें। एक तो चीज ये कि आप क्योंकि बहुत ट्रैवल किया आपने, पूरे पाकिस्तान भर में ट्रैवल करते रहते हैं, शारिक भाई भी ट्रैवल करते रहते हैं। सर जब कराची की जब बात आती है तो कराची में पीटीआई ने बड़े वादे किए थे और पीटीआई को वोट मिले कराची से। और सुनने में ये आ रहा था कि जब पीटीआई अगर कराची से आ गई तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अली जैदी साहब जो है निकले थे नाले साफ करने के लिए, कचरे साफ करने के लिए, कराची को पेरिस बनाने के लिए, कुछ होता नजर नहीं आता है। और उसके बाद पीटीआई के दोस्तों से जब बात करो तो वो आगे से कहते हैं कि सर हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी का मसला है, अब क्या कर सकते हैं हम तो, हमारे पास तो विफाक आया है। तो ये मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज तो नहीं हुआ। अगर विफाक चाहे, विफाक के पास बड़ी पावर्स हैं, बहुत कुछ कर सकता है। और पीपल्स पार्टी से भी इनके मामला को तय नहीं होकर देते, जिसकी वजह से कराची सफर कर रहा है। अच्छा देखिए, आपकी बात ठीक भी है और आपकी बात गलत भी है। आपकी बात ठीक इस तरह से है कि पीटीआई के पास मैंडेट है, कराची से 14 सीटें मिली हैं, कराची की 21 में से 14 सीटें पीपल्स पीटीआई के पास है। और 4 सीटें जो एमक्यूएम की हैं वो भी एक तरह से पीटीआई के पास है, क्योंकि एमक्यूएम पीटीआई के इत्तेहादी है। तो इनके पास 18 सीटें हैं, 3 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो ठीक। आपकी बात ठीक तो इस हद तक है, लेकिन आपकी बात गलत यूं है कि देखिए हमें एक बात को तय करना होगा। मिसाल के तौर पे हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने एमएनएस के ऊपर, अपने एमपीएस के ऊपर, कि ये तो थाना कचहरी का काम करते हैं, ये नालियों और गटरों का काम करते हैं, ये लेजिस्लेशन नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये उसी किस्म की बात है जब हम कह रहे हैं कि भाई पीटीआई जो है वो कराची से इलेक्ट हुई है तो वो कराची के काम क्यों नहीं कर रही है? पीटीआई क्यों काम करे कराची की? पीटीआई को काम नहीं करना चाहिए कराची का, क्यों करे काम पीटीआई कराची का? भाई आपको, आप तय कर लेना कि आपके मुल्क में एक 18वीं तरमीम थी जिसके तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए थे। आप तय कर लें कि रियासत का जो बुनियादी इकाई है, उसका जो इंतजामी इकाई है, उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत ने बनानी है, और सूबाई हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट जो है उसको तहवाला करके रख दिया है। और सूबाई हुकूमत खुद भी एक बदबख्त आसेब की तरह वहां पे, साई की तरह वहां पे छाई हुई है सिंध हुकूमत पर।
तो क्यों पीटीआई काम करे आके भाई, जिनका काम है। हम उनसे नहीं पूछ रहे कि भाई 12 साल से तुम अनइंटरप्टेड बरसर इक़्तिदार हो और पाकिस्तान की तारीख की, फराज साहब और शारिक साहब, पाकिस्तान की तारीख की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हुकूमत है ये। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ थे जिन्होंने 2008 से 18 तक पंजाब में हुकूमत की। ये 12 साल से, ये दुनिया की तारीख में भी किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर इतने अरसे तक अनइंटरप्टेड हुकूमत करने वाली एक जमात बन चुकी है। हम उनसे नहीं पूछ रहे, हम जो जिसको अभी 2.25 साल आए हैं, हम उससे कह रहे हैं कि भाई तुम ये कचरा क्यों नहीं उठा रहे हो, हाँ तुम गुज्जर नाला साफ क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ तुम लियारी की बर्बादी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब ये तो वो अपनी जगह पे लेकिन मसला ये है, अच्छा आप सुने, मसला सरकार ये है कि जब आप बात करें, देखें जो आपका मेयर है, बल्दियाती निजाम, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है कि बल्दियाती निजाम एम्पावर होना चाहिए, लेकिन मेयर के पास इख्तियारात तो, आपने एक मेयर बिठा कर रखा हुआ जो भी डमी है, उसके पास इख्तियारात ही नहीं है, उसके पास कोई बजट है। कराची को अगर आप देखें तो कराची का जो मेयर है उसके पास तो कुछ इलाका केएमसी का है, कुछ डीएचए का, यानी कि इलाके भी डिवाइड हुए हैं। देखें, जो लंदन का मेयर है सादिक खान, लंदन का मेयर बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इख्तियारात रखता है। जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो ट्रंप से ज्यादा इख्तियारात रखता है। कि क्या खूबसूरत बात है भाई। अब ये जो मेयर को बिल्कुल लंगड़ा लूला किया है, जो बल्दियाती निजाम, अब देखें ना, बल्दियाती निजाम के साथ मजाक देखें। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए जिसकी मुद्दत थी 4 साल। 2005 में उनकी मुद्दत खत्म हुई। वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उस डिक्टेटर ने उस मुद्दत को कंटिन्यू किया। उसने 2005 में बिला तवक्कुफ फिर इलेक्शन करवाए जिनकी मुद्दत खत्म हुई 2009 में। अब फरवरी 2008 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो गए जिसमें सिंध में जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी आ गई और पंजाब में जमहूरियत की चैंपियन मुस्लिम लीग नून आ गई। अब ये जानते थे दोनों कि अगले साल 2009 में लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो रही है, लिहाजा हमें बतौर हुकूमत अपने इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि आप अगले साल इलेक्शन की तैयारी करें। इन्होंने ऐसा नहीं किया, हत्ता कि 2015 तक इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ताखीर की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को और इन सबको बुलाया, प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल्स को, और इनसे कहा कि अगर आप अब इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तो हम चीफ मिनिस्टर्स को कटहरे में खड़ा करेंगे। तो फिर जाके इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए। 2009 से 2015 तक 6 साल इन्होंने जाया किए। अच्छा, जब इन्होंने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी गर्दन पर नाखून रख रही है, का हाथ किसने पकड़ा हुआ है कि लेजिस्लेशन ना करे? लेजिस्लेशन तो वो कर सकती है। नहीं देखें, अगर आप पीटीआई की तरफ आ रहे तो पीटीआई तो उनसे भी बदतरीन है ना। मतलब पीटीआई की तारीफ तो कोई बनती ही नहीं है ना। उन्होंने पंजाब में क्या किया, यानी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2015 में पंजाब में हुए थे और उन लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत 2021 में खत्म होना थी, इन्होंने, जब इनकी हुकूमत आई पंजाब में 2018 में, इन्होंने पिछले 2.25 साल से जो पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको माजूर करके रखा हुआ है और उनके खिलाफ शब खून मारा इन्होंने। ये डेमोक्रेटिक क्यों है जो तरीके इंसाफ ने किया पंजाब में। लिहाजा वो भी नहीं चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत हो। चूंकि आपका मौजू कराची और सिंध के हवाले से, इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी की बात की है, वरना पीटीआई कोई किसी सूरत में भी इनसे बेहतर नहीं है इस मामले में। शारिक भाई, आपकी तरफ आता हूँ। मतलब मुझे तो समझ में नहीं है पीटीआई को किसने हाथ रोका है कि भाई लेजिस्लेशन ना करे, बल्दियाती निजाम को मजबूत ना करे। ये तो मतलब अमीर ने भी एक तरह से मान ही लिया कि भाई वो तो नहीं कर रहे, उन्होंने तो और मजीद जो डब्बा साबित हुए वो आसान लफ्जों के अंदर। तो शारिक भाई, आपको लगता है कि ये कराची में आप बैठे हुए हैं कि अगली दफा पीटीआई इलेक्ट हो पाएगी कराची से क्या? सर वैसे तो इस बार भी नहीं हो सकती थी, हो गई। तो ये तो मत करें। देखिए, ये सारा गेम है नंबर्स का और पेपर्स का। अगर आप टेक्निकली बात करें तो सबसे फेयर इलेक्शन आपके यहाँ हुए थे, इलेक्शन लाख फेयर कराए, आखिर में डब्बे बदल गए। देखें, ये आप अगर नार्कोस सीरीज देखें तो वो नार्कोस पाब्लो एस्कोबार की रियल स्टोरी है, और उसमें देखें उसने किस तरह सिस्टम के अंदर, पेपर वर्क की बात करो, पेपर पे यूं दुरुस्त होना चाहिए, कर दिया पेपर पे दुरुस्त, बोलो जेल होनी चाहिए, उसने कहा जी बाहर नहीं लेके जाओ, हमारे मुजरिमों को बाहर क्यों लेके जा रहे हो। उसने कहा ठीक है, अंदर के केस पेपर पे आ गए, पेपर पे उसने 360 लोग खरीदे, अपनी एक जेल खरीदी, जेल को एक 5 स्टार होटल की तरह बनाया, और बाजाहिर देखा जाए तो ऑन पेपर उसको जेल भी हो गई।
उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे भाई, वो एक 5 स्टार होटल लेविश लाइफ गुजारा था। तो पाकिस्तान के अंदर भैया यही हो रहा है कि सब पेपर पे दुरुस्त कर दो ना। पहले जो लोग आए थे और वो सही तरीके से आए थे और वो यूं गलत आए थे, तो यूं पेपर वर्क, तो डेमोक्रेसी, तो ऑटोनॉमी और ओ भाई ये ड्रामे चलते रहेंगे तो कराची डिके पे डिके होता रहेगा। मैंने आपको 3 हफ्ते पहले भी कहा था ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं, कद्दू कोई ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज वगैरह। हम लोग का किस्मत में सड़ना लिखा है, हम सड़ेंगे, मोबाइल हमारे लुटेंगे, हमारे सीवरेज भरती जाएगी, हमारी सड़कें टूटती जाएंगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने पहले भी दी थी। 88 में मैं पहली दफा लाहौर गया तो लाहौर वाज लाइक अ गांव, कराची वाज अ सिटी। आज आप जाएं तो कराची इज अ गांव, लाहौर इज अ सिटी। उधर और इसमें क्या फर्क है? बकौल कावस जी के लेसर इविल, वहां पे लेसर इविल 10 रुपए खा के 2 रुपए लगा देते हैं शरीफ। यहाँ पे 10 रुपए खाते हैं, 10 की जगह 11 रुपए उससे बना के खा जाते हैं, लगाता कोई नहीं है। तुक्के में मुशर्रफ साहब ने मुस्तफा कमाल से थोड़े बहुत लगवा दिए तो उन्होंने लगा दिए, नेमतुल्लाह आए थे वो कुछ कर देंगे, 2-4 लोग हैं करने वाले, वरना भाई कोई नहीं करेगा। सब अपने हिस्से बांटेंगे और निकल जाएंगे, कुछ नहीं होना मेरे भाई। अच्छा, कराची, बल्कि अभी आपने मास ट्रांजिट की थोड़ा सा टच किया सर। कराची एक वही सिटी है इस इतनी पॉपुलेशन का जिसके पास कोई प्रॉपर मास ट्रांजिट है ही नहीं। यानी कि दुनिया में ऐसे शहर नहीं है, मतलब हम ढाका से बदतर हुए चले जा रहे हैं, हालत ये हुई हुई है। फराज भाई सॉरी, मैं एक बात आपकी काटना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी वो की, मैंने अभी परसों देखा, जबकि मेरे अपने मुल्क का शहर है, बड़ी खुशी हुई, ऑरेंज लाइन स्टार्ट हुई लाहौर के अंदर। लेकिन आप सिर्फ उसके नंबर देख लें कि कितना सब्सिडी उस पर दी जाएगी। जरूरत कराची में थी इस ऑरेंज लाइन और येलो लाइन की, और आज से 30 साल पहले थी। लेकिन आज लाहौर में शहबाज शरीफ ने उसका कैलकुलेट, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं शरीफों की फेवर करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ राइट और रॉन्ग की बात कर रहा हूं। शहबाज ने सिर्फ ये देख लिया कि भाई 20 साल बाद लाहौर के अंदर जरूरत पड़ेगी लोकल मेट्रो की, लोकल बसेस की, लोकल ट्रेन, ये पूरा कनेक्टेड पूरे सिस्टम का। हमारे यहाँ हमारे वालिद मरहूम वो पूरी जिंदगी बोलता है, हमारे दोस्त के दादा कहता है, देखना बेटा यहाँ पे कभी भी ये मेट्रो शेट्रो नहीं चलेगी और नहीं होना मास ट्रांजिट। भाई ये बमुश्किल फेडरल गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ ने खुदवा दिया था ये ग्रीन लाइन, खुद खुदा के। उससे क्या हुआ? नॉर्थ नाजमाबाद देखा था फराज जाफरी आपने, उधर हाल क्या था? उधर अब उन्होंने सड़कें तो बना दी है, वो ट्रैक पूरी चौड़ी तरीन नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद की सड़क जो थी वो इतनी सी हो गई, उसके बीच में ग्रीन लाइन जा रही है, लेकिन वो जा नहीं रही है, सड़क बनी हुई है। वो ग्रीन लाइन अल्लाह जाने कब चलेगी भाई। कब जाएगी? अच्छा, सॉरी ये यार मैंने ये आपकी बात एक, एक अलग सिलसिला है। अमीर, आपकी तरफ आते हैं सर। ये एक तो ये मसला है कि मैं कराची जब जाता हूँ तो हर दफा से ज्यादा जो है बदतर हो चुका हुआ होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना कि जी मास ट्रांजिट पड़ेगी और ये ब्रिजेस बनेंगे, मैं तो कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई खुदारा ना बनाओ, क्योंकि जो सड़कें होती है तो वो भी तोड़ देते हो और लंबी मुद्दत के लिए तोड़ देते हो, और चलो यार मास ट्रांजिट बनती नहीं देती है। जो था वो भी जाया हो गया। पता नहीं कितने लोग जो है लंग्स के और तरह तरह के बीमारी में मुब्तला हुआ, उसकी धूल मट्टी, टूटी हुई सड़कें, कंकर, पोल्यूशन, सर बड़ी बुरी हालत होती है। अच्छा अमीर, एक काम ये हुआ कि कराची से एमकेएम के जो लंदन की जो सरकार थी उससे छुटकारा मिला कराची को। और मतलब उसके एक एंटरटेनमेंट तो थी, खैर वो ये बात माननी पड़ेगी कि आपको तरह तरह के गाने भी सुनने को मिलते थे, पर्दे में रहने दो से लेके जो है एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ कि वो लंदन वाली सरकार ऑफ हो गई, वरना वो पता नहीं कहाँ कहाँ पप्पियां दे बैठते अगर उनको ऑन रखा जाता। तो ये एक अच्छा काम हुआ। लेकिन उसके बाद अब ये नजर ये आता है कि कराची कुछ बिखर सा गया है। यानी कराची की पॉलिटिक्स समझ भी नहीं आ रही कि अब वो किस तरफ है। एमकेएम के अपने धड़े बन चुके हैं। एक दो चीज अच्छी हुई जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम आपको उस माफिया से, जो भत्ताखोरी से या जो क्राइम जो आपका यानी कि 2014 में हालत ये हुई हुई थी कि क्राइम रेट के हवाले से आप दुनिया के 6 नंबर पे आ चुका था कराची। वो अब जो है काफी नीचे चला गया है कराची का नंबर, अब कोई 80 नंबर पे आ चुका है क्राइम रेट के हवाले से। तो एक अच्छी अच्छी बात हुई। लेकिन उसके बाद पीटीआई को लोगों ने भरोसा किया, पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी। आप क्या समझते हैं कि कराची की पॉलिटिक्स अब किस तरफ का रुख करेगी? क्या पीटीआई पे रहेगी या शायद पीपल्स पार्टी उसमें गेन करेगी या एमकेएम में लड़ती रहेगी आपस में? अमीर आप म्यूट पर हैं। वैसे नंबर आपने बड़ा अच्छा था, आपने आखिर में कुछ फरमाया छठे हुए दोबारा थे हम कहिए लोग, जरा। रस्सी पे से भी चलेगा। अमीर आपको आवाज आ रही है? अमीर आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही फराज।
अच्छा सर, आपको मेरी आवाज है? मैंने जो आपसे सवाल किया था कि कराची की सियासत जो है वो अब कोई बिखरी हुई सियासत है। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है कि कराची अब एक सिंगल पार्टी का शहर अब लगता है कि शायद कभी ना हो सके। और अमीर, आप मुझे सुन सकते हैं? शारिब भाई, ये सवाल, सेम सवाल ओवर टू यू, कि आपको लगता है कि कभी अब ये वापस से वो जो सियासत थी अब उस तरफ जाएगी, कोई एक सिंगल पार्टी? अब मुझे लगता है कि बिखरी हुई सियासत रहेगी कराची की। देखिए, जो अभी भी कोई एक आ, साहब कहने लगे कि अच्छा, अमीर को आवाज होगी। अमीर मेरे ख्याल से इस बात का जवाब दें, ज्यादा टेक्निकल है। जी अच्छा, देखिए कराची की सियासत जो है ना, देखिए कराची जैसे जो बड़े शहर हैं दरअसल इनके अंदर बहुत सारे माफियाज काम करते हैं। इन जैसे आप देखें ना, न्यूयॉर्क में एक जमाने में टफ वॉर हुआ करती थी। ये मेरा इलाका है, ये आपका इलाका है, ये शारिक साहब का इलाका है, मेरे इलाके से आप में कोई दाखिल नहीं हो सकता, आप उनके इलाके में नहीं जा सकते। जैसे एक जमाने में जमाना जहलियत में होता था कि मेरा घोड़ा अगर आपकी जमीन में दाखिल होगा तो दो कबाइल जो है वो लड़ पड़ते। तो कराची जो है इसको तो असल में इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया था। अच्छा, मैं अभी भी जब चंद रोज पहले कराची गया और काफी 8-10 रोज में रहा, तो मैंने लियारी और ऐसे बहुत सारे जो अनसेटल्ड इलाके थे वहां दोबारा जाने का इत्तेफाक हुआ। आपको आज भी वहां पे उसी किस्म के हालात मिलेंगे जो आज से 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे। यानी जो एक, जिसे आप कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ टनल, वो जो कहीं दूर, बहुत दूर, कहीं कोसों दूर एक बड़ी मध्यम सी कोई रोशनी आपको नजर आती है, तो आप उस रोशनी की तरफ चलते हैं। आप कहते हैं यार ये जो रोशनी है ना, ये है शायद कोई आबादी, ये शायद कोई बस्ती है, यहाँ जाके रात ठहरेंगे। वो रोशनी कहीं मतलब करीब आने को तैयार ही नहीं है। आप जितना उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं, वो रोशनी आपसे भी तेज आगे भाग रही है। तो इतने बुरे हालात है कराची के। अच्छा, ये वही कराची है जो 1947 से पहले तक साउथ एशिया के चंद खूबसूरत और साफ शहरों में हुआ करता था। लेकिन जब से माशाल्लाह पीपल्स पार्टी आई है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। अच्छा, एक एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। जब आप कराची की बात करते हैं तो उस इशू को भी डिस्कस होना चाहिए, और वो है अर्बनाइजेशन। भाई, जब आपने अ, कराची के अलावा जो आपका इंटीरियर सिंध है, जब आपने वहां पे कोई सहूलत नहीं दी, वहां कोई पार्क नहीं है, वहां जदीद यूनिवर्सिटियां नहीं है, वहां लोगों को ये नहीं पता कि भाई मैकडोनल्ड का बर्गर किस किस बला का नाम है, उनको नहीं पता कि शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं, उनके बच्चों को नहीं पता कि ये स्विंग्स क्या है, झूले क्या है, ये किस बला का नाम है, उनको नहीं पता कि वाटर थीम पार्क क्या होता है। भाई, वो जो पसमानदगी है, वो लोगों को खींच के लाती है शहरों की तरफ, और इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब जिस तरह कराची है, लाहौर है, आपका फैसलाबाद है, हैदराबाद है, मैं इनको कहता हूं कि ये कराची नहीं है, ये कराची बॉम्ब है। लाहौर लाहौर नहीं है, लाहौर बॉम्ब, ये बम बन चुके हैं। ये फटेंगे किसी दिन। जब ये फटेंगे तो ये आपसे नहीं संभलेंगे। यही हालत पंजाब में, अर्बनाइजेशन। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने, आप पहले ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में कुछ नहीं दिया, सारा पैसा लाहौर में लगा, तो अर्बनाइजेशन हुई। जो यूनिवर्सिटी लाहौर में है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की, उस तरह की एक यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। जिस किस्म के अस्पताल यहाँ है, एक अस्पताल नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। यानी पंजाब के अंदर जो 4-5 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट, उनमें से एक इस्लामाबाद में और 4 लाहौर में ना। क्योंकि जब स्टेट इन्वेस्टमेंट करती है ना बड़े शहरों में, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली बड़े शहरों में फिर पैसा लेके जाता है। तो आपकी अर्बनाइजेशन की वजह से आपका शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया। अच्छा, अभी आज का मैं आपको एक हालिया वाकया बताऊं। हमारी बहुत ही करीबी अजीज, जिनको कोविड की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा था, और उनके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू 1122 की एक एम्बुलेंस अरेंज की। फराज और शारिक साहब, वो एम्बुलेंस मोटरवे पर ब्रेक डाउन हो गई और पेशेंट ऑक्सीजन पे था। उस एम्बुलेंस के अंदर वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर शिफ्ट करने का जो जो तरीका कार है, वो नहीं हो पा रहा था, और पेशेंट को वहां से एक प्राइवेट कार के ऊपर विदाउट ऑक्सीजन मास्क एक नियरेस्ट को 30-35 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। और उस पेशेंट की जो ऑक्सीजन, जो बॉडी ऑक्सीजन है, वो 90 से 40 पे आ गई, और फिर वहां पे उसको स्टेबल करके और फिर एक और एम्बुलेंस के जरिए से उसको इस्लामाबाद शिफ्ट करना पड़ा। यार, ये है आपके मुल्क के मसले।
ये तो कानूनियत की बात है कि आपने 250 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बना दी, 250 अरब रुपए की। अगर 1 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बने या एक अस्पताल बने, तो इसका मतलब है आप 250 अस्पताल बना सकते हैं, 250 अस्पताल। जैसे आपका टेक्सास क्या मेडिकल सेंटर है ना दुनिया में, आप यहाँ पे 250 टेक्सास मेडिकल सेंटर बना सकते थे। और यही हालत कराची में, कोई कोई अप्रोच ही नहीं है। और इमरान खान साहब वो तो नहले पर दहला होकर साबित हो रहे हैं माशाल्लाह। यानी लोगों जी को था कि भाई ये तो दोनों बिल्कुल ही सियासत का घटिया मटेरियल है, इनको फारिग कर इनको लेकर आए। अब मैं नहीं कहता इनको कि आप घटिया मटेरियल है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ना ये साबित करने में कि आप उनसे भी ज्यादा फारिग है। लिहाजा मैं आपको एक इस वक्त बहुत शदीद किस्म की आप एक लीडरशिप क्राइसिस में दाखिल हो चुके हैं। मैं इस पे वो अभी चाहूंगा, लीडरशिप थोड़ा क्राइसिस ये आपस है में कि जरूर इस पे आपके बात इमरान करें खान कि भी इमरान खान एक साहब जो फेलियर है। हैं, इमरान खान साहब शायद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दिन ब दिन बोझ बनते जा रहे हैं, जिस तरह चीजें हैंडल हो रही हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक बड़ा ही टची किस्म का टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा, और शरीफ मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। और बड़ा टची टॉपिक है, जो कि मैं समझता हूँ टची नहीं होना चाहिए। कराची को या पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए। कराची को एक इंडिपेंडेंट सूबा, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कराची को ब्रेक भी करना पड़े, यानी कि कराची का नाजनाबाद अलग करना पड़ जाए या फेडरल एरिया अलग करना पड़ जाए, कि वहां का मेयर कोई और हो, मेन कराची का मेयर कोई और हो, सिंध से कराची को अलग एक सूबा बना दिया जाए, लाहौर को पंजाब से, क्योंकि मैं तो कराची की बात नहीं कर रहा। देखिए ना सर, चक्कर ये कि ईरान की पॉपुलेशन आपसे बहुत कम है, ठीक है, आपसे आधी से भी कम है, उसके कितने सारे 35 से ऊपर सूबे। तुर्की की मिसाल देख लें, तुर्की की पॉपुलेशन आपसे आधी से भी कम है, उनके आप सूबे देंगे 40-50 सूबे उनके हैं। हिंदुस्तान के, सऊदी अरब के, सर एक हमारे 4 सूबे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए सूबे बनने चाहिए। तो ये बड़ा टची टॉपिक है, लेकिन मैं समझता हूँ बात होनी चाहिए। क्या कराची अगर अलग से सूबा बन जाता है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, सिंध का हिस्सा रहे, बल्कि सिंधु कह दे उसको। फराज, जब हमने ये शो मैंने जब डिस्कस किया था और कि हम ऐसा शो शुरू करते हैं, तो मैंने आपको एक जुमला कहा था कि यार मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इंशाल्लाह इसी में दफन होने का इरादा रखता हूँ। अच्छा, अब आपने जब इतना लंबा अरसा इस शहर में गुजार दिया, तो यकीन करें आप ये जो जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे हंसियां छूटी आती हैं। मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं, मुझे जिनापुर के नक्शे याद आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मुझे कराची की सेलिब्रेशन क्या बात कर रहे हैं आप, एक बहुत बड़े फड्डे की बात है ये, कि 90s में बाकायदा तौर पे पुरानी वाली जो बड़े भाई वाली एमक्यूएम जो होती थी, तो उस पर था भाई काट कर जिनापुर बनाने के इल्जामात थे। ठीक है, फिर अच्छा ये मजा ये है कि ये लतीफे जो है ना, ये बड़े लंबे लंबे चलते हैं। फिर उसके बाद 10-20 साल का गैप आता है, फिर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आती है, और फिर उसके बाद एक आते हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला साहब, और वो कहते हैं जी हमने जाके वो नक्शे रखे थे। मैं ये नहीं कह रहा भाई वो कहानी सही थी या ये सही है, ये बड़े, देखिए इतना इसको एक इशू बना दिया गया है कि अगर ये दुरुस्त भी बात होगी तो इसके ऊपर अमल होना बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। अब जो बंदा इसी शहर में पैदा हुआ और मुझ जैसा आदमी जो रहे पूरी जिंदगी, तो खुदाई कसम हम लोग तो हंसते, हम तो वो साइलेंट मेजोरिटी हैं जो इनमें से किसी एक पार्टी को भी जाके वोट नहीं देते यार। मतलब हमने वो टाइम देखा है जो हमने दीवार पर लिखा था कि जो कायद का गद्दार है मौत का हकदार टाइप का, हम उस जमाने में बड़े हुए हैं, और हर घर से एक लीडर निकला करता था, कितने मारोगे हर घर से निकल आएगा, तो हमने तो वो देखा है भाई। अब बात ये जो आपने बात की, इतनी करेक्ट किस्म की बात है भाई, वैसे नहीं पीसेस करें तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसके पीसेस करें, लेकिन अगर दूसरे एंड पे आए भाई, तो इस वक्त कराची की जो मिस मैनेजमेंट की बेस की बात करेंगे, तो अभी आपने कोई 15 मिनट पहले कहा था कि जी ये जो है कैंट का हिस्सा है, ये उसके अंडर आता है, ये सूबाई के अंडर है, ये उसके अंदर है, ये डीएमसी है। यार ये देखें सारा गेम जो है ना, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो है ना पड्डा जो है ये डेमोक्रेसी का है। सबसे पहले पाकिस्तान है। इफ यू हैव द राइट विल टू इम्प्रूव, टू गेट योर पीपल बेटर, यू अभी इन्होंने कहा कि यार इतनी इतनी की जगह आप ये मत बनाते मोटरवे, उसकी जगह इतने हॉस्पिटल बनाते, तो उधर से कोई और साहब कूद कर आएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं, आप देखिए मुंह में निवाला मत डालें, आप कारोबार दे दें लोगों को। तो एंगल्स बहुत सारे हैं। इट्स ऑल अबाउट जब बट आपने राइट टाइम पे राइट चीजें नहीं की। थर का अभी आपने थर की, आप में से किसी एक ने मिसाल दी, तो थर वालों को अर्बनाइजेशन की इन्होंने अमीर ने बात की, अरे वहां तो अल्लाह माफ करे दिल खून के आंसू होता है। हर एक गर्मियों के मौसम में नौजायदा बच्चों की डेथ किस हिसाब से होती है थर के अंदर मेरे भाई। अच्छा, जबकि मुझे वो भी टाइम याद है
कि जब कराची के अंदर फकीर, ये भीख मांगने वाले जितने आते थे हर रमजान में और हर ईद पे आके जमा होते थे, और केएमसी का एक ट्रक घूमता था, इनको उठाता था, खुदा की बस्ती लेके जाता था, वहां पे छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री बनाई थी, फला चीज की पैकिंग करा रहे हैं, ऐसे नहीं लाके डाल दिए। अभी तो हर आदमी आपके टॉप मैन से लेके नीचे तक भिखारी हुआ है, हमें खाना दे दो हुआ है। जबकि उस वक्त आपका माहौल था सेल्फ सस्टेनेंस, जो नीजो साहब वाला जमाना, जिसके अंदर आप अपनी पैदा खुद कर रहे थे। जब जब जिस जमाने में सियालकोट इंडस्ट्री स्पोर्ट्स की और सर्जिकल की स्टैब्लिश होती है, जब जाके आपके चनियोट का वो फर्नीचर प्रॉपर किया जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप, अर्बनाइजेशन आपने बात की, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, आप लोगों को उनके इलाकों में सहूलियात दें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में रश नहीं लगेगा। वो लोग अपने गांवों में बैठ के वो पैदा करेंगे, उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि वो धक्के दे के आप कहते हैं जाओ शहर में कमाने के ऑप्शन है और है ही नहीं। और जब शहर में ज्यादा रश होता है, अरे भैया 10 नौकरी। जी जी बोलिए, सॉरी। नहीं नहीं, सही शरीफ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे मैं हैं? अमीर आपकी तरफ आता हूँ सर। ये सूबे बनाने का जो मामला है या एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए, यानी कोई इसमें कोई इल्हाम नहीं है, यानी कि हम कोई 70 सालों के बाद भी एक कौम नहीं बन सके कि हम हर चीज को लिसानियत में जो है ले जाके झोंक देते हैं। सर कराची में के लोग सफर कर रहे हैं, कराची आपका मेगा सिटी है, कराची आपका न्यूयॉर्क है, आपका लंदन है, उसमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गटर उबले हुए हैं। आपने अर्बन प्लानिंग के तो, अर्बन प्लानिंग तो बल्कि नाम भी कराची के लिए यूज करना शायद ठीक नहीं है, अर्बन बेड़ा गर्क बेसिकली ये आपने किया है कराची का। तो ये मतलब अगर आपकी जैसे कि कराची के लोग अगर इलेक्ट होकर आएंगे, उनके पास पावर होगी, उनको बजट मिलेगा, तो उनको कम से कम ये कि जी हम यहाँ से इलेक्ट होकर आए तो हमने वापस वोट लेने के लिए कराची जाना है। यहाँ पर चक्कर ये, मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो कराची से इलेक्ट ही नहीं होकर आए। वो कराची को बेहतर करें या ना करें, उनका वोट या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस स्टेक पर है ही नहीं। सर अच्छा, अमीर मेरा ये अमीर आप जवाब देने से पहले बीच में एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ, प्लीज एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ कि कराची के लोग आपके सामने इलेक्ट होकर आए थे और आज उनके बखी होकर वो पार्टी कहां से कहां निकली, सबने मफाद लिया, जेबें भरी, पतली गली से निकल गया। जी अमीर। यार वो तो एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर देने में लगे हैं ना, उन्होंने तो पप्पियां देने के अलावा किया क्या है सब वहां आगे भी पर। वही है। क्या करें। अच्छा, जी ये अमीर से मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग ये सवाल है जो आपने किया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ नए सूबों का। अच्छा, अब आप कराची में अगर नया सूबा बनाने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का उभरता हुआ लीडर, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, क्या कहता है? मरसों मरसों सिंध ना डेसों। ठीक है, मरसों मरसों सिंध ना डेसों, ये क्या है? ये कौन से जमाने की बातें हैं? ये वो शेदी ने किस जमाने में बात की थी बरतानिया के राज के खिलाफ? होश मोहम्मद शेदी का जुमला है, ये बरतानिया के राज के खिलाफ बात की थी। कि भाई आप किसके खिलाफ बात कर रहे हो? आप कौन करा दें यहाँ मरसों मरसों सिंध ना डेसों? सिंध क्या है? कुछ जागीर है किसी की? क्या है सिंध? ये कोई रजिस्ट्री हुआ है आपके नाम? किसी पटवारी ने आपके नाम पे भुट्टो खानदान के नाम रजिस्ट्री करवा दिया? आपसे कुछ 70 के लिफ्टन मांगे, आप कहो भाई मरसों मरसों 70 के लिफ्टन दूंगा, आपका घर है। आप शाहनवाज पैलेस जो आपका लाड़काना में आपके यहाँ हमारा घर है, भी कोई आंख उठा के देखे, आंखें निकाल देंगे। ये क्या बात हुई? आप अमेरिका में बैठे हैं, जब अमेरिका बना था इसकी 13 रियासतें थी, आज 50 रियासतें हैं। आप बरतानिया की मिसाल देखें, स्कॉटलैंड, उन्होंने तो नया सूबा नहीं मांगा, उन्होंने नया मुल्क मांगा है। उन्होंने कहा भाई हमें आजादी चाहिए। उन्होंने कहा मरसों मरसों स्कॉटलैंड ना डेसों। ये क्या नॉनसेंस पैथेटिक किस्म के लोग हैं यार, जाहिल उजट गवार। इनसे तो बहुत आगे निकल गए वो जो अरब के बद्दू ऊंटनियों का दूध पीने वाले, उनमें शऊर आ गया है, इनमें शऊर नहीं आ सका। उन्होंने कहा ठीक है स्कॉटलैंड चाहिए आपको, आजाद चाहिए, आए रेफरेंडम करवा लेते हैं। उन्होंने रेफरेंडम करवा दिया। किसी ने कहा कि बरसों बरसों, किसी ने कहा स्कॉटलैंड हमारी माँ है, कोई गुजरेगा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ये क्या बात है? हमारी माँ है भाई, सिंध हमारी माँ नहीं सिंध। ये नॉनसेंस किस्म के लोग, नॉनसेंस किस्म का नैरेटिव, और इनके जो अजीब दलाल किस्म के दानिश्वर 2 नंबर, वो बैठ के इनके नॉनसेंस को डिफेंड करते हैं और उसका आगे से वजाते घड़ते हैं। आप कुछ कर लें, कुछ कर लें, आप अब्राहम लिंकन को जिंदा कर दें, आप विंस्टन चर्चिल को जिंदा कर दें, दोनों को लाके गए कि तुम्हें पाकिस्तान देते, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नए सूबे नहीं बनेंगे। ये डायकोटमी है भाई,
डाइकोटमी है। 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, इतना सा मुल्क है लुक्समबर्ग, कितनी आबादी है? 5 लाख। क्या पिद्दी का शोरबा। और दुनिया की वेल्दिएस्ट नेशन, दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम आपके पास क्या है? दुनिया के मजो गामों की अमीर तरीन कौम, भिखारियों की अमीर तरीन कौम, जेब कुतरों की अमीर तरीन कौम, मिलावट और हरामखोरों की अमीर तरीन कौम। कैसे हो सकता है गवर्न? और फिर 12 करोड़ के सूबे पे आपने वो एक ला के बिठा दिया वसीम अकरम प्लस डिजास्टर। इधर से आपने एक ऑक्टोजेनेरियन चीफ मिनिस्टर वो कायम अली शाह को लाके, सिर्फ जरदारी साहब को यस बॉस करने वाला बंदा था, लाके 7 साल था, 5.5 करोड़ की आबादी। क्या नॉनसेंस हो रहा है यार इस मुल्क में? अमीर मेरे ख्याल से गालिबन आपका इशारा था वसीम अख्तर की तरफ। वसीम अकरम साहब बुरा मान जाएंगे सर, वो क्या बात कर दी आपने, समझ गया पब्लिक, समझ गई वसीम अख्तर की तरफ। जो मासूम ये कहते रहे कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा। अरे भाई अब एक हमारे एक सीनियर ने बड़ी अच्छी बात कही। मेरी एक कराची के एक बहुत ही सीनियर किस्म के आदमी से, उन्होंने कहा भाई इनका हशर एंड में आपका कराची का वो हशर होना है जो तातारी आए, मुसलमानों का इतना बुरा हाल था, तातारियों ने आके खूब गर्दनें उड़ाई, खूब मारपीट की, आखिर में अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को अपनी हरकतों की वजह से मरवाया इन्हीं तातारियों से, और चंद 100 साल बाद वो तातारियों ने इस्लाम कबूल किया और मुगल बन के रह गए वो। तो आप क्या अब तातारी आएंगे चाइनीज की सूरत में? आप इस तरह इंसान बनने वाले नहीं है भाई, यही एक तरीका है ठीक। और ये लोग आपस में अंदर के कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए अभी अमीर ने बिलावल की मिसाल दी थी। बिलावल जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक एनलाइटेंड मॉडरेट लीडर से आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी ये जो है लोगों की जो है जहन साजी करेंगे, ये लोगों का जहन तैयार करेंगे, यानी कि जो ये लसानियत परस जहन है उसको तब्दील करेंगे कि जी हमें इस कराची को एक अलग सूबा बना देते हैं, इनको मजीद जो है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए, आपकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए, आपको बेहतर मेडिकल फराम करने के लिए, बेहतर तालीम फराम करने के लिए, बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फराम करने के लिए हमें कराची को अलग करना पड़ेगा ताकि इसका एक अलग सीएम हो या मेयर हो, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। तो एक जहन साजी होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ना कि ये कौम की जहन साजी करें, यानी कि कौम का जो जो एक 25 सब्जेक्ट्स होते हैं और 25 टॉपिक्स होते हैं जिसपे कौम इश्तियाल में आती है, उस पे उनको इश्तियाल दिला के उस पे मोनेटाइज करते हैं। यानी कि ये हमारे यहाँ के लीडर्स, यानी कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट पढ़े लिखे लीडर्स, मैं अमीर से एग्री करता हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली ये मामला है। इमरान खान साहब जब आए थे, जी आप जो क्या कहने जा रहे हैं, मैं जब उन्होंने अमीर ने ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया तो मेरा दिमाग हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी गया। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली वन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जितने भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है मेरे दोस्त, यही हो रहा है। नोबडी इज फेयर विद कराची सर। चक्कर ये अब आ गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को कौन रोक रहा है कि यार लेजिस्लेशन आप ना करें? नहीं करे लेजिस्लेशन, कराची प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरी बात ये, कराची में जो लीडरशिप है आपकी, यानी कि फैसल वाडा, अली जैदी, उनकी तो कुछ सीरियसनेस मुझे मतलब कराची से हटके वैसे भी कोई सीरियस बयानात या कुछ सीरियस रोल प्ले करते हुए नजर ही नहीं आते। वो उसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि वो जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई में एक दूसरे के चक्कर में पड़ी हुई थी, लड़ाई झगड़ा, ये बिल्कुल उसी तरह का मिजाज लेके बैठे हुए हैं। फराज मुझे बस चले ना तो यार, मैं तो कहता हूं आपको पता है कराची किस पे सरवाइव कर गया? कराची सरवाइव कर गया अब्दुल सत्तार ईदी पे, कराची सरवाइव कर गया डॉक्टर अदीब रिजवी पे, रुत फाऊ पे कर गया, और अब जफर अब्बास जैसे लोगों पे कर गया। तो अल्लाह से दुआ करें ये लोग, अल्लाह हमें ऐसे लोग देगा, इस पे कराची बचेगा। जिन लोगों के ऊपर हमने पूरा शो कर दिया, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला मेरे दोस्त। ठीक है अमीर, ओवर टू यू। अच्छा देखिए, चूंकि अब आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की तो जरा उनकी भी थोड़ी गिबत कर लेते हैं। देखिए वो तो आपको याद है ना कि वो तो कहा करते थे लाहौर को तख्ते लाहौर, और वो मिसालें दिया करते थे मियाँ वाली की, कि देखिए मियाँ वाली से एक आदमी जब वो तख्ते लाहौर आएगा तो उसके काम कैसे होंगे। इसी तरह से आपको याद है वो हजारा सूबे की तहरीक के बहुत बड़े हामी थे इमरान खान साहब, और जो हजारा सूबे की तहरीक को जो चलाने वाले थे बाबा हैदर जमान, अब तो उनका इंतकाल हो गया। इमरान खान साहब उनके साथ जाके उस तहरीक में स्टेज के ऊपर खड़े हुआ करते थे,
और अब इस वक्त इनकी हुकूमत को 7.25 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और जब इनके पिछले 5 साल थे तो मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से उस जमाने में सवाल किया था कि भाई आप हजारा सूबा क्यों नहीं बना रहे, तो उनका जवाब ये था उस वक्त, समझ लें भाई, इमरान खान इज नो नो एक्सेप्शन। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये गुड कॉप बैड कॉप, ये ऑल ऑल आर द सेम। सेंटा सिंह एंड बैंटा सिंह सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे उस जमाने में कहा कि देखो अमीर, हमने खैबर पख्तूनख्वा से हजारा सूबे की तहरीक मंजूर करवा ली है, लेकिन हम हजारा सूबा इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत है और वो नहीं बनाना चाहता। ओ बाबा, ये अब 2.25 साल से ऊपर किसकी हुकूमत है? हम्म। ये किसको उल्लू का पट्टा बना रहे हैं आप लोग? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लोगों को हमारे मुंह में बेवकूफ लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अमीर एक दूसरी तरफ आता हूँ। एक इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, मैं वाकई दिल सोच के ना दिल जलता है। मैं यानी कि अभी कुछ दिन पहले जो अयाज सादिक साहब ने जिस तरह का बयान दिया है ना, यार मतलब कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि मतलब कहते हैं ना, पस्ती की बॉटम लो हिट करने वाली बात है कि जिस तरह का आपने, यानी कि एक पार्लियामेंटेरियन है, आप स्पीकर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, इस तरह की, मैं नहीं समझता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई फेवर किया। मतलब कोई, मैं मोटा जुमला नहीं बोलना चाह रहा। एक चीज इस वक्त हो रही है, इस वक्त हालत ये हो रही है कि इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की जो काबीना है, ये जो भोंडेपन का मुजाहरा कर रही है, इसका जो इल्जाम और इसकी इसके हवाले से जो जो फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, वो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत के ऊपर नहीं हो रही है, आर्मी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर हो रही है। अब ये देखें, एक चीज होती है कि रियलिटी नहीं है, आप भी मुझसे बहस करते थे फराज साहब, ये रियलिटी नहीं है, ये इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता है परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। तासुर यही है दुनिया भर में कि ये जो जो कुछ भी है, ये कठपुतली है, और ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रात को जाके आईजी को अगवा करने वाली बात हो या जो कुछ भी हो, सब के अंदर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। तो सर मुझे तो लगता है कि ना ऑपोजिशन ना हुकूमत, दोनों आपका जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ जो है ना ज्यादतियां कर रही है इस वक्त। अमीर, आपको आवाज आ रही मुझसे है? बात करें? जी जी, जी आपसे जी। बिल्कुल। हाँ, देखें, बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है, बहुत ही गंदा खेल। ये जो इदारे होते हैं ना, जैसे आप देखें ना, आप अगर लोग भी आपको सुन रहे होंगे, बड़ा आसान सी बात है कि इस्लाम में कुछ रिश्ते होते हैं, आपका महरम है या ना महरम है। कुछ से शादी हो सकती है, कुछ से शादी नहीं हो सकती है, ठीक, वो महरम और ना महरम का। अब होते तो सब एक जैसे हैं, लेकिन एक थिन लाइन रखी होती है कि ये इससे ये रिश्ता हो सकता है, इससे ये रिश्ता नहीं हो सकता। जो आपके इदारे हैं और जो सियासतदान है और जो अवाम है, इनके दरमियान भी ये महरम और ना महरम का एक रिश्ता होता है। ये बहुत थिन और फ्लिम्जी रिश्ता होता है। अगर आप उस फ्लिम्जी रिश्ते को तार तार कर दें तो मुआशरा जंगली बन जाता है, जानवर बसते हैं उस मुआशरे में। ठीक है। जहां उस महरम और ना महरम की उस थिन लाइन की फर्क मिटा दिया जाए। आपकी फौज ने बहुत गलतियां की हैं और शायद माजी करीब तक करती आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपनी फौज को सड़क पे लेटा के छितर मारें। यह नहीं होता कि आप आर्मी चीफ को कहें, उसको कान से पकड़ें और टेंटवा दबाएं और लाके उसको जो है वो चांदनी चौक पे छितर मारें जनरल कमर जावेद बाजवा को। इस तरह फौज ठीक नहीं होती है। आप अपने डीजीआईएसआई को पकड़ें और ले जाके उसको जो है वो घसीटे सड़कों पे, यूं फौज ठीक नहीं होती है। अगर फौज को ठीक करना है और आपके फौज के साथ मसाइल हैं, जो कि मैं उन मसाइल को इंडोर्स कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को बहुत दूध की धुली फौज है, फौज से बहुत गलती, और मैं कह रहा हूं माजी करीब तक भी हो रही है, लेकिन ये तरीका नहीं है। देखिए, चार्ल्स डिगॉल ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उसने कहा था कि दुनिया के हर मुल्क को फौज की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता किसी मुल्क को फौज ना चाहिए। जिस मुल्क के पास अपनी फौज नहीं होगी ना, उस पर फौज जरूर होगी, लेकिन फिर वो उसके दुश्मन मुल्क की फौज होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं शरीफ आपकी तरफ आता हूँ। अमीर ने जो रिश्तों की बात की, मैं उससे 90% एग्री करूंगा। 10% उसमें ये सिलसिला है कि, या शायद पूरा करूं मैं, लेकिन 10% इसलिए कि
जब वो महरम ना महरम का जो रिश्ते की बात आती है, तो रिश्ते निभाने की भी बात आती है। अनफॉर्चुनेटली फौज क्योंकि आपके मुल्क में रूल करती आई है, आपके मुल्क में उसका एक रोल रहा है, और कहा जाता है जी इलेक्शन में भी रोल रहा है, इलेक्शन में भी रोल रहा है। तो उसके बाद फिर वो रिश्ते का तो पास वहीं पर टूट जाता है ना। फिर तो आप जब सियासत में आ गए तो सियासत इज ए डर्टी गेम। तो सिलसिला कुछ इस तरह से इस वक्त जिस हम फेज से गुजर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि फौज के साथ इस वक्त जो जो मामला हो रहे हैं, फौज एज एन इंस्टीट्यूशन उसके लिए ठीक नहीं है। और ऑपोजिशन जिस तरह की बात कर रही है, उसके जो अल्फाज हैं वो भी शायद ठीक नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन के बाद पास बात है कि जी हमारे साथ जाती है। मैं कराची के टॉपिक थोड़ा डिविएट हो गया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मैं अब एंड की तरफ आ गया हूँ। उस पर आप लोगों की ओपिनियन चाहूंगा, फिर उसके बाद जो है एक कंसेंसस कम से कम मैं चाहूंगा कि वापस उस टॉपिक पे जाके कराची के हवाले से कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, डिविएट कर गया हूँ। लेकिन शरीफ इस पर आपकी ओपिनियन, उसके बाद अमीर साहब आपसे चाहूंगा कंक्लूजन। देखिए मेरा अपना जाती ख्याल तो कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारी अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो अगर आप फौज की बात करें, भाई क्या जो जिसका काम है वो कर रहे हैं। जो सियासतदानों का काम है वो बयान बयाजिया कर रहे हैं। वो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कहता है यार मैं सिन्नी सिन्नी कटने दूंगा, फला ये कह रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी अपना काम नहीं कर रहा। अच्छा, जब कोई भी अपना काम नहीं करता तो जाहिर बात है किसी ना किसी को तो वो काम करना होता है। मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ, एनडीए में आया, आपके नाले साफ करें, एनडीएमए का काम नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर जो इन्होंने अमीर ने अभी बात कही कि भाई अर्बनाइजेशन नहीं होगी तो एंड में एक्सप्लोजन हो जाता है। वो एक्सप्लोजन कराची में शुरू हो चुका है। आपके यहाँ अब ये हाल है कि जो डिफेंस के घर थे, डिफेंस के चंद फीसद लोग बचकर बैठे हुए थे, उनके घर भी डूब गए। तो यही तो एक्सप्लोजन है। कौन सा एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी एक चीज, इकोनॉमी आपकी बैठी, उसके साथ कोरोना आया, कोरोना के साथ ये पानी का भी इशू आ गया। तो पहले मुझे जो डिफेंस में रहने वाले मेरे जानने वाले थे वो कहते थे हम शहर जाते तो लुटाइयां होती। अब डिफेंस की गलियों के अंदर भी लुटाइयां शुरू हो गई हैं। अच्छा, पहले ये होता था, जब स्नैचर आदमी, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ और उसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें आपको समझ में आएगा कि पहले अगर कोई छीनने आता था बाइक तो एक बाइक पे दो बंदे आते थे बैठ के और उनको बैकअप करती थी एक और बाइक, उस पर दो और बंदे बैठे होते थे। अब ये सीन हो गया भाई, सिंगल बाइक पे एक ही बंदा आ रहा है विदाउट एनी बैकअप, आगे छीन छीन आगे चला जाता है। तो भैया पॉइंट इज, अगर कोई भी अपना काम करने के लिए तैयार ना हो तो कहीं ना कहीं तो कोई घुस के आके करेगा ना भाई। पॉइंट ये कि हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप अग्री करें ना करें, उसने कहा भाई फाइनेंशियल करप्शन में फौज क्यों घुस रही है, फलाना एडमिनिस्ट्रेशन में फौज क्यों घुस रही है। तो भाई नैब का काम है वो नैब करे, फला का काम फला। हर आदमी अपना काम नहीं कर रहा तो जाहिर बात है दूसरा घुसेगा। अब मुझे एक बात पता है, मुझे पता है टेक्निकली वो रॉन्ग था, मुझे पता है बीइंग अ कराचीआइट के मुशर्रफ साहब वाला टाइम बहुत अच्छा था भाई। उस जमाने में मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त आ रहे थे, मल्टीपल दोस्त आए थे और रूम नहीं मिला करते थे कराची में भाई। हर आदमी, कोई यूएस से भाग के आ रहा है, कोई कनाडा से भाग के आ रहा है, एवरीबडी वांटेड टू शिफ्ट हियर बैक इन कराची। इट वाज, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज बूमिंग। अब आप देखें वो कहते हैं नहीं जी वो गड्ढा खोद रहे थे, वो क्रेडिट ले रहे थे और 60 पे रोका हुआ था डॉलर, फला उसमें ये रॉन्ग था वो रॉन्ग था। हम और आप इसी चीज में फंसे रहेंगे। नहीं, इस वक्त तो अच्छा हो रहा है ना। अभी भी आज शाम मेरी आग लग गई। मैंने यार 40 न्यूज चैनल आते हैं, फराज हद होती है, 40 के 40 न्यूज चैनल पहले मैंने लगा 2 बजे के करीब तो बैठे हुए इतने बड़े उम्दा शायर फराज साहब के बेटे बैठे हुए दूसरी एंटी पार्टी को गालियां दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा 1 घंटे बाद हम न्यूज चैनल देखो, कोई काम कीजिए। सारे चैनल्स पे, ऑल द चैनल्स वर शोइंग दिस, बिलावल बैठे हुए और सारी ऑपोजिशन की पार्टियों का वो हो रहा है, गिलगित वाला जो सीन हो रहा था। तो भैया सही और गलत बड़ी लंबी बहस है। लेकिन ये बात आप समझ ये गए बात मैं क्या कराची कह से बियॉन्ड अमीर आपकी तरफ आखिरी अल्फाज ये देखें, ये जो अर्बनाइजेशन है इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है। ये एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गए हैं कराची, जो आज हाल कराची का हो रहा है ये हाल लाहौर का होगा अब से तकरीबन 5 या 6 10 साल के बाद, या इस्लामाबाद का होगा। फिर इस्लामाबाद का इसको होगा, अगर बिल्कुल। अभी हमने कंट्रोल, मतलब अगर सीरियसली कंट्रोल नहीं किया तो ये अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग, एक तो अर्बनाइजेशन विद प्लानिंग, यहाँ हो रही है विदाउट प्लानिंग। और जिस तरह से कच्ची आबादियां आबाद हो रही हैं, जिस तरह से नाले फट रहे हैं, आपका सीवरेज सिस्टम फट रहा है, ये सब बद से बदतर होगा। सोल्यूशन आप एग्री करेंगे कि अलग सूबे या एडमिनिस्ट्रेशन सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इनको मजीद सूबे या शहरों को ब्रेक किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, आप ईरान को देख लें। ईरान के कुछ 24-25 सूबे हैं, हालांकि उसकी कुछ 7.5 करोड़ की आबादी है। आप इंडिया को देख लें, 25 के करीब रियासतें हैं, हमारे साथ था। ये सारे कई सूबे तो हमारे यानी तकसीम हिंद के बाद बने हैं। आप इसी तरह से यानी थर्ड वर्ल्ड से लेके पाकिस्तान दुनिया में छठी बड़ी कौम है।
आबादी के लिहाज से। इसके 4 सूबे हैं, छठा बड़ा मुल्क है, इसके 4 सूबे हैं। ये भोंडापन दुनिया के कहीं नजर छोटे नहीं छोटे, आता, ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी आपको। कहीं नहीं मिलेगी। यानी अच्छा आप देखें, अगर पंजाब आज एक आजाद मुल्क होता, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि ये सूबा नहीं है, अगर ये फराज और शारिक साहब ये आजाद मुल्क होता, तो आपको पता है ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। दुनिया के 11वें मुल्क, बड़े मुल्क की जो आबादी है वो पंजाब जितनी है। यार आप इसको चला सकते हैं? कैसे चल सकता है ये? इसी तरह आप सिंध को देख लें, ये दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क होता अगर ये एक आजाद मुल्क होता। 5.5 करोड़ की आबादी, नहीं चल सकता। यहाँ या तो आप अपने ऊपर बिठाया हो ना ली कुआन यू को लाके, तो मैं मान लेता कि भाई ये चला लेंगे आप। आपने को महातिर मोहम्मद लाके बिठाया होता, मैं मान लेता। यार आपने बिठाया किनको ऊपर लाके? सर आपने तो जिनको किस महातीर किस्म के मोहम्मद लोग? समझा, आप वो सिक्के भी खोटे निकले ना। हाँ वो भी निकले। तो बात यह है कि आप ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको एक ना एक दिन 2 काम करने हैं आपको, जो बेसिक्स हैं, जिनमें से एक आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। ये असबियत, ये जो होती है ना, ये असबियत जो हमारे अंदर आ चुकी हुई है, इस असबियत को खत्म करना होगा और एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि हम ये जो 5-6 काम है ना, हम में से जो भी हुकूमत में आए, नवाज शरीफ के मैं आऊं, पीपल्स पार्टी के हम आए, इमरान खान के मैं आऊं, जो भी हम में से आए, ये 5-6 काम हम में से कोई नहीं रोकेगा, ये चलते रहेंगे। उनमें से एक ये होना चाहिए कि आपने नए सूबे बनाने हैं, और आइडियली तो आपको हर डिवीजन को एक सूबा बनाना चाहिए। पंजाब के 9 डिवीजन हैं, आपको पंजाब को 9 सूबों में तकसीम करना होगा आइडियली। सिंध को आपको हर डिवीजन में तकसीम करना होगा। कराची डिवीजन है, हैदराबाद डिवीजन है, ठट्ठा डिवीजन है, लाड़काना डिवीजन है। इन डिवीजन, हर डिवीजन को सूबा बना दो। अब बाज लोग मेरी बात को सुनकर कहेंगे ओ जी ये तो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, तो वो छोटा सूबा कैसे अपना खर्चा बर्दाश्त करेगा? तो आपको किसने कहा कि आप इतने बड़े बड़े ऐवाने वजीर आला बनाइएगा, उसमें ऐवाने गवर्नर हाउसेस बनाइएगा, उसमें इतनी भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी रखिएगा? क्यों रखा हुआ है आपने सारा कुछ? ये तो कट्टा पाल स्कीम है। ओ भाई ये कट्टा पाल स्कीम, कट्टे पाले हुए हैं आपने, ये सारे नॉनसेंस सिस्टम है, ऑब्सोलीट, ऑर्थोडॉक्स, खत्म हो गया है दुनिया में। ऐसा गवर्नेंस मॉडल कहीं नहीं होता। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, फलाना सेक्रेटरी है, ढमकाना, ये क्या है? दुनिया में अब ई गवर्नेंस आ चुकी हुई है, पेपरलेस एनवायरनमेंट आ गया हुआ है। ये जो कॉलोनियल सिस्टम है खत्म हो गया हुआ है। आप ये अबॉलिश करें, फजूल टीएस बनाए हुए आपने बीच में, नॉनसेंस है ये। आप स्मार्ट गवर्नेंस हो, स्मार्ट, शार्प और इक्विप्ड मॉडर्न गैजेटरीज के साथ, और छोटे छोटे यूनिट्स हो। अब देखे ना, एक जिस तरह अगर लाड़काना का मेयर है, आप लाड़काना के मेयर की जगह पे आप समझ लें लाड़काना का चीफ मिनिस्टर, और जो लाड़काना का डीआईजी है आप समझ लें वो लाड़काना का आईजी होगा, जो लाड़काना का कमिश्नर है वो लाड़काना का चीफ सेक्रेटरी होगा। तो यार ये कितनी मुश्किल बात है समझाने में, आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आ रही है बात? आप लाना नहीं चाहते हैं। आपको सब पता है कि दुनिया कैसे चलती है, आप सब जानते हैं कि जिस तरह हम चला रहे हैं मुल्क ये नहीं चल सकता। लेकिन चूंकि आपके मुफादात इसमें है कि आपने कहा, देखें ना, अगर शहबाज शरीफ पंजाब में छोटे सूबे बना देते तो आज शहबाज शरीफ जो थे या उस्मान बुज़दार, आज ये 12 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर ये 4 सूबे बन जाते तो ये तो बेचारे 3 करोड़ के बंदों पे हुक्मरानी कर रहा होता है एक वजीर आला। तो ये अपनी पावर को, बेसिकली पावर क्लाउड है ना, ये उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं। ये उसके अंदर किसी को हिस्सा देने को तैयार नहीं है। तो एक तो आपको ये करना होगा कि आपको नए सूबे बनाने हैं। ये ना थ्योरेटिकली, ना प्रैक्टिकली, ना आइडियली किसी सूरत में ये गवर्नेबल नहीं है। दूसरा, आपको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लाने हैं। जब तक आप सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, आप कुछ कर दें फराज दरवेश, ये नहीं मुल्क चल सकता। और ये बात वो है जो मैं, छोटा मुंह बड़ी बात, जो मैं पिछले कम से कम 17-18 साल से तो मैं ये बात कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा हूँ। मेरी बात पूरी उतर रही है और इंशाल्लाह आगे पूरी उतरेगी। ये दोनों काम नहीं होंगे। आप कुछ आपने देख लिया ना, आप कहते थे इमरान खान एक नया फेस है, इमरान खान को ले आओ मुल्क बदल देगा, इमरान खान तब्दीली लेकर आएगा, मदीना बना देगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह बना देगा, फ्रेश आदमी है, ऑनेस्ट है, क्लीन है, विजनरी है, सारा कोई एक पैकेज था ना, कॉम्बो डील थी। क्या निकला कॉम्बो डील में से? ठुस ठुस हो गई। अच्छा, क्योंकि ये 2 काम नहीं कर रहे। जो ऑडियंस के सवालात है, मैं जरा ऑडियंस सवालात कुछ सामने रखता चलूं। एक तो
एक सवाल ये आया कि जी शारिक साहब, आपकी मूछें जो हैं वो कुछ अनरियल सी लग रही हैं, कि असली हैं नकली हैं, इसका आप जवाब दे दीजिएगा जब आप बिल्कुल क्लोजिंग पे। अमीर अब्बास साहब, आपके हवाले से सवाल आया कि आपने शहबाज शरीफ को तो बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने गुलजार के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा आपने। ओह, गुलजार के मैं बारे तो में कैसे कहना चाहिए था कि बोल गुलजार ने कितना बेड़ा गर्क किया है पिछले 2 सालों के अंदर। फिर एक सवाल मैं रखता जा रहा हूँ, फिर आप लोग जवाब दे दीजिएगा। फिर एक सवाल ये आया कि जी ये कराची को पे जो रूल कर रहे हैं, ये गोठों से उठकर आए हैं और ये कराची को शहर नहीं बनाएंगे, इनको वोट बना देंगे जहां से उठकर है। तो ये मेरे ख्याल से काफी लसानी परस्त किस्म का कमेंट था। मैं क्या बात करें। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जी अल्ताफ हुसैन को गद्दार आपने करार दे दिया, लेकिन आपने नवाज शरीफ को क्यों नहीं गद्दार करार दिया? हरकतें तो वो भी सारी वही वही कर रहा है। अच्छा, एक तो बुज़दार साहब का मैंने तो कायदे पहले तहरीक कमेंट नवाज कर शरीफ दिया। भाई। मैंने देखिए बुज़दार साहब पे तो मैंने पहले कमेंट किया, थोड़ा रिमाइंड करके सुनेंगे तो बुज़दार साहब की तारीफ सुन लेंगे। और मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ बुज़दार साहब का, और हम तो रोज गालियां खाते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार इज अ डिजास्टर, ही इज अ डिजास्टर। और जहां तक बात है बाकी ये अल्ताफ हुसैन की और नवाज शरीफ की, देखिए अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ जो है वो दोनों एक ही तरह के मॉडल पे काम कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन भी अपॉर्चुनिस्ट था, नवाज शरीफ भी अपॉर्चुनिस्ट है। अल्ताफ हुसैन भी किसी लॉ ऑफ लैंड को तस्लीम करने को तैयार नहीं था, नवाज शरीफ भी किसी लॉ ऑफ लैंड को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अल्ताफ हुसैन भी स्टेट विद इन द स्टेट बनाना चाहता था, नवाज शरीफ भी एक स्टेट विद इन द स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस तरह शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसी तरह से एक शरीफ ग्रुप ऑफ स्टेट भी बन जाए। तो ये तकरीबन आप एक ही तरह की इनके अंदर वो जो ना चीजें रेप्लिकेट होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, तो लेकिन फिर अल्ताफ मेरे हुसैन पास के आपसे अंदर एक और सवाल कि आपने जो है आपने सियासतदानों को बुरा भला कहा सारे मसले की जड़, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी को और एस्टेब्लिशमेंट के बारे तो में कुछ भाई नहीं कहा। उन्हें भी तो बड़ा गलत मैंने किया तो अभी शायद ये आपके व्यूअर्स आपको अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तो ये बात पहले कर चुका हूँ कि हाँ। 2 मसले हल करना है, एक नए सूबे बनाए, दूसरा सिविल ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है ये डिजास्टर है भाई, ये नहीं चल सकती है। ये जो है ये देखिए जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बेसिकली है एंटी पीपल, ये है प्रो इंपीरियलिज्म, प्रो स्टेटस को। ये आपके मुल्क में स्टेटस को और इंपीरियलिज्म जो बादशाह थी उसको बरकरार रखना चाहती है। ये एंटी पीपल है, ये अवाम दुश्मन सिस्टम है। ये सिस्टम जो गोरे ने बनाया था है। सिविल सर्विसेज का, ये कॉलोनियल दौर ये में देखिए हो चुका है, ये ये इसको इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है बिल्कुल। खत्म हो चुका हुआ है। आप देख लेना जहां पे गोरे की जहां जहां पे हुकूमत थी, यानी ऑस्ट्रेलिया से लेके मलेशिया, ठीक है जी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां जहां पे उसकी हुकूमत थी वहां वहां पे ये कमोबेश खत्म हो चुका हुआ है। कुछ ये इंडिया और बांग्लादेश में बाकी है, और उसकी बदतरीन शक्ल ही अभी भी ठीक पाकिस्तान में बाकी है। ठीक है जी। अमीर अब्बास साहब से आगे मैं खवातीन हज़रात, जितने कमेंट्स आपकी कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया, तो जैसे अमीर ने कहा कि बहुत सारी बातों को हम कर चुके थे, आपने शायद देर से ज्वाइन किया, तो जितने कमेंट मैं ले सकता हूँ मैं ले रहा हूँ। और जिन लोगों ने मिस कर दिया तो फिर से देख लिया। अमीर अब्बास ने बात की थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और शारिक भाई, ओवर टू यू। ये पूछे आपने नकली लगाएंगे असली लगाएंगे? एक मूछ इधर, एक मूछ उधर भाई, असली है, 100% असली है। सर अरे दूसरा ये मूछें जो तो अल्ताफ ठीक है, हुसैन और नवाज शरीफ ये जो इन्होंने कि जी ठोड़ी पे आपने लगाया हुआ है, ये क्या लगाया दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हो चुके हैं आप। ये मक्खी बैठ गई है और चिपक गई उस पे। ठीक सर है। यही मैं कह रहा हूँ, लोगों का प्रॉब्लम यही है कि इतना गाढ़ा मसले के ऊपर बात कर रही है, और लोगों का, जब इस मुल्क के लोगों का हाल ये है कि पाकिस्तान और कराची के मसाइल से कोई इंटरेस्ट नहीं करे, मूछे असली है कि नहीं है, तो ये तो हमारे लोगों का हाल है यार, ये तो सर पीटने वाली बात है। सर बिल्कुल आखिर की तरफ मैं आता हूँ। और ये जितने भी मसाइल हैं, ये मसाइल कम तो होते नजर नहीं आते, ये जो ट्रेंड है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक दूसरा मसला ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन भी है, जिसपे कोई बात नहीं होती है कि आबादी कंट्रोल, यानी कि चीन की मिसाल आपके सामने जो आपका एलआई है, उसने नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। तो हमें बड़ी सारी चीजें करने की जरूरत है। मैं दोनों हजरात का, मेरे पास आपका, शारिक महमूद साहब आपका, और जितने भी ऑडियंस में जिन्होंने कमेंट्स भेजे, सवाल भेजे, आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। फराज दरवेश को नया दौर प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।